देखिए, राजनीति में कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसे संघर्षशील नेता जिन्होंने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, समाज में उन नीचे तबके के लोगों को जिन्होंने विकास नहीं देखा था। काम के डॉक्टर लोहिया एक साधारण मारवाड़ी लोहार के घर में जन्म लिए। उनका बाप खुदरा रोजगार करते थे, उनको भी अपना कोई रोजी रोजगार दुकान कुछ नहीं था डॉक्टर लोहिया को। तो जैसा नेता होगा उसकी नीयत वैसी ही होगी। और नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति में कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसे संघर्षशील नेता जिन्होंने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, समाज में उन नीचे तबके के लोगों को जिन्होंने विकास नहीं देखा था। हम बात करेंगे उस समय 1977 से, जब ये किसी गांव के प्रधान के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और मधुबनी के सांसद 4 बार रहे और मधुबनी के बाद एक बार सीतामढ़ी में भी उनको सांसद बनने का मौका मिला। क्षेत्र भी बदले, लेकिन अपनी राजनीतिक पहुंच जनता के बीच हमेशा रही और आज भी दरभंगा पहुंचकर सबसे पहले अपने गांव बेजदी जाकर लोगों के साथ मुलाकात की और कई गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हुए मधुबनी जाने के क्रम में हमें मिले हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी, आपका भी धन्यवाद। आप अच्छे विषय सब उठाते रहते हैं, जनहित के विषय, लोक समस्या के विषय उठाते रहते हैं, अच्छी बात। मैं ग्राम पंचायत का प्रधान 1960 में बना था। 1960 में 1967 में पहली बार विधायक बना था। 1962 में पहला असेंबली का चुनाव लड़ा था। 1977 में लोकसभा पहला लड़ी थी। 1977 में मधुबनी से जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़के जीते थे। अच्छा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रचलित कि आप जो संसद में आपको उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला था, तो आप अपने आवाज़ से इस तरह लुभाते थे कि जो अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष, वो भी चौंक जाते थे। लेकिन आप उसी हंसी मजाक के मुद्दे लेते हुए गंभीर मुद्दे उठाते थे जिसे सरकार गंभीरता से लेती थी। देखिए मनोज जी, मिथिलांचल में कहावत है कि दुख जाने दुखिया की, दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बिमाई, सो का जाने पीर पड़ाई। तो जिसने गरीबी को देखा नहीं है, गरीबी को भोगा नहीं है, गरीबी के बीच में जीवन नहीं जिया है, उसको उपन्यास में गरीबी के बारे में पढ़ने से गरीबी का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। समाजवादी आंदोलन में हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर थे। मिट्टी की दीवार, फूस का छप्पर, चटाई पर सोना, बासी भात खाना। तो ऐसे गरीब तबका से और जात का नाई जिसकी न संख्या, और वहाँ वो निकले, उनके नेतृत्व में हम बिहार में काम किए। डॉक्टर लोहिया एक साधारण मारवाड़ी लोहार के घर में जन्म लिए। उनका बाप खुदरा रोजगार करते थे, उनको भी अपना कोई रोजी रोजगार दुकान कुछ नहीं था डॉक्टर लोहिया को। तो जैसा नेता होगा उसकी नीयत वैसी ही होगी और तब उसका नेतृत्व वैसा ही होगा। तो हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह, सभापति सिंह, ये हमारे जितने साथी थे सब अत्यंत साधारण परिवार से थे, संघर्षशील थे। अब 1960 में जब आपने राजनीतिक प्रारंभ की होगी, ग्राम प्रधान की, उस समय की जो समस्या थी, जिस तरह आपने वहाँ पिछड़ों के लिए, जो अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी आप उस समय, जबकि लोग उस समय कहा करते थे कि दबंगों का राज चलता था, उस समय आपने पिछड़ों के मुद्दे को उठाया। तो उस समय की समस्या और अभी की समस्या में क्या अंतर आपको लगा? देखिए, 1960 में अंधकार बिहार था, मिट्टी की ढिबरी थी। वो भी 7, 7:30 बजते सब लोग बुझा देते थे, क्योंकि मिट्टी तेल उतना नहीं मिलता था। तो उस समय गरीबी थी, निर्धनता थी, गांव की सभी सड़कें कच्ची थी, बरसात में कीचड़ से भरभठूना कीचड़ होता था, गांव तक साइकिल से भी लोग नहीं जा पाते थे।
पैदल भी चलना कठिन होता था। और रात में आदमी पखाना पेशाब करने के लिए जाए तो आदमी को लगता था कि कौन विपत्ति आ गई, और अगर जाए भी तो फिर पैर धोने के लिए पानी कहाँ से, तो पैर में कीचड़ लगे हुए सो जाता था। और ख़ासकर उस समय जो औरतें थीं उनके जीवन तो 90% औरतों के जीवन नरक की ज़िंदगी थी, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक उनको अगर पखाना लगता था तो कहीं जाने का था नहीं दिन में, और शाम में अगर पखाना के लिए जाए तो सड़क के किनारे झुंड में वो बैठती थी, वहीं गंदे पर गंदा और गंदे पानी से शौच करती थी। तो उसी के कारण औरतों को टिटनस हो जाए तो कहे इसको भूत लग गया, जौआ छू दिया। उस समय हो जाए टिटनस, तब मर जाए, अपना कहाँ इलाज करावे। तो 90% औरतें, नहीं तो कम से कम 75% औरतें आधा पेट भी नहीं खा पाती थी, रात में ज़मीन पर सो जाती थी। बच्चे सब, अब घर के परिवार के लोगों के थाली में जो कुछ बच जाए, एक समय समझिए कि थाली का जूठन चाट के अब पानी पी के 60% औरतें ज़मीन पर सो जाती थी भूखे पेट। एक ही साड़ी पहन करके कितने दिन तक गुजारा करती थी, नहाती नहीं थी। और उस बीच में हम ग्राम पंचायत के प्रधान बने। उस समय उन गरीबों के अंदर चेतना जगाने के लिए कि तुम अपना अधिकार जानो, तुम अपने संगठित हो, अपने को पहचानो, गरीबी में से हो सही लेकिन वोट की कीमत जानो। और जो आपने कहा दबंग, तो 2 तरह के दबंगई थी। एक व्यक्ति दबंग था, एक जाति की दबंगता थी। व्यक्ति तो किसी जात में दबंग निकलता है, बदमाश, लेकिन जाति की दबंग था कि जो ऊंची जाति के लोग थे वो उस जात की दबंगता थी, जात की दबंगता। 12 साल 14 साल का लड़का 80 साल 85 साल 50 साल 60 साल के पिछड़े को किसी को खवास कहते थे, कोई बहिया कहते थे। और जब पुकारते थे तो 10 साल 15 साल का लड़का 75 साल के को पुकारता था तो उसको बुलाता था हरो, मैंने नाम लेके हरो। तो ये समाज ऐसा था कि आदमी उस समय पिछड़े और दलित समाज के लोग थे, वो अपमान का जहर पी करके ज़िंदगी जीते थे, क्योंकि उनको कोई देखने वाला था नहीं। और जाते तो कहाँ जाते, अफसर उन बड़े लोगों के हाथ में। कांग्रेस का राज था, उस कांग्रेस के राज में कांग्रेस का राज माने दबंग का राज, बड़े लोगों का राज। और उसमें हम लोग समाजवादी आंदोलन से उसको जगाते थे। लेकिन खुशी है कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, लोहिया के नेतृत्व में जिस समाज को जगाने का काम किया, आज वो समाज पूरा नहीं जग पाया है। अभी भी वो 60-70% तक जगा है, अभी भी उसको जगना है। इस माने में कि जब वो पूर्ण रूपेण से जग जाएगा, विद्या में, बुद्धि में, ज्ञान में, प्रतिभा में, योग्यता में, क्षमता में, दक्षता में, जब अपने से बड़े लोगों के बच्चे के बराबर में प्रतिस्पर्धा में अपना विजय पताका फहराने लगेगा, उस दिन वो पूरा जागेगा। ये उस समय दबंग से तो आपको भी लड़ाई होती होगी, जब चुनाव लड़ते होंगे, बूथ पर कहा जाता था कि उस समय दबंग आते थे, कहते जाइए आपका वोट गिर गया। उस समय की जो लड़ाई थी, आपने कहा एक जाति की लड़ाई भी, जाति भी दबंग थे, तो उस समय जो जाति दबंग थे, क्या लगता था कि वो वोट की प्रक्रिया को बाधित करते थे या फिर डरा करके, थप्पा लगा करके कब्जा होता था? तो ये एक जो चर्चा थी कि ईवीएम से अच्छा वही वाला है, तो आप उस समय किस तरह देखिए, दबंग का कहने का मतलब, जो कांग्रेस के राज में ब्राह्मण, मुसलमान और हरिजन, ये 3 का गठबंधन था। तो ब्राह्मण विद्या वाला, बुद्धि वाला, मुसलमान है दबंग संख्या बल से उसके साथ जुड़ा हुआ। तो ब्राह्मण और मुसलमान के बूथ पर तो समझिए जो गैर मुसलमान और गैर ब्राह्मण को वोट देने का अधिकार ही नहीं था अधिकार। जो दलित थे वो
उनके साथ थे, वो वोट गिराते थे। लेकिन जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनका वोट अगर मुसलमान के बूथ पर था या ब्राह्मण के बूथ पर था तो वो अपना वोट वहाँ जाके डाल नहीं सकते थे, क्योंकि उनका वोट उनके जाने से पहले 4 आदमी बैठ गए गांव के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिल के, अफसर सब उन्हीं का, इतनी सख्ती नहीं रहती थी, एक चौकीदार चाहे एक पुलिस वाला रहता था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बनिया से खाना उना खिलाया, 4 आदमी बैठ के सबका वोट लेकर के छाप छुप के बक्सा में डाल लिया। उससे भी नहीं हो, कहीं पिछड़े वर्ग के लोग खास करके यादव, कोयरी, कुर्मी, इनमें जो ये लोग जगह थे तो ये विरोध करे, उनके साथ पिछड़ा विरोध करे तो वोट के समय में चुप हो जाए, लेकिन जब वोट समाप्त हो तो जुलूस लेकर के उनके घर में आग लगा देते थे, उनकी जायदाद लूट लेते थे, उनका रास्ता बंद कर देते थे, औरतों को गांव में जाके धमकाते थे कि तुम्हारी औरत हमारे खेत की तरफ पखाना करने मत जाए। ये सब सहते थे लोग, लेकिन इसलिए कि उनका बैलेट पेपर पर दबंग लोग छीन लेते थे। आज जो ईवीएम है इसमें उन दबंगों का है नहीं, क्योंकि हर आदमी जाता है, बटन दबाता है, अपनी मर्जी से वोट गिराता है, किसी को पता नहीं है। दूसरा तो अपन आइडेंटिटी कार्ड लेके जाता है, अब वोटर लिस्ट से उसका चेहरा मिला करके तब गिराने जाता है। सीआरपी, बीएसएफ का, पुलिस का पहरा रहता है। तो इसके कारण जो ये मशीन जब आया है तब मशीन के युग का मतलब कि जो मशीन का आगे बढ़ा तो सामंत और रंगदार लोग जो थे, दबंग लोग, उनके राज का सूरज अस्त होने लगा, और जो निर्धन निर्बल पिछड़े दलित थे उनके घर में सूर्योदय होने लगा। तो ये जो पिछड़े निर्धन निर्बल गरीब के घर में जो सूर्योदय हो रहा है, ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वो लोग ईवीएम का विरोध करते हैं कि फिर बैलेट पेपर लाओ जो हम ज़बरदस्ती लूट लेंगे। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप 50 और 60 और 70 के दशक को भूल जाइए। अब अगर बैलेट पेपर भी लाइएगा और चाहिएगा कि उस समय जो हम पिछड़े और दलित का वोट लूट लेते थे, सब किसकी मैया बाघ यानी जो रुदल से लोहा ले, किसके तब में इतनी ताकत है कि अब पिछड़ी जाति का वोट लूट लेगा, वो भी प्राण हथेली पर लेकर लड़ जाएगा, लेकिन वोट लूटने नहीं देगा। ये बड़े लोगों को कुछ भ्रम है कि वो जब आना आएगा तो हम फिर वोट लूट के राज बना लेंगे, तो उनका ये भ्रम अपना निवारण कर ले, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इसी क्रम में एक अंतिम सवाल पूछेंगे, उसके बाद फिर हम राजनीति पर चर्चा करें। उस समय जो आपने किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ी, किसान के साथ आप आवाज़ उठाए किसानों के, उस समय के किसान की हालात और अभी के किसान की हालात, उस समय जो उपज थी, उस समय जो खाद बीज थे उतने उन्नत किस्म के नहीं थे, आज उन्नत किस्म के हैं, फिर भी किसान परेशान हैं। कई जगह कहते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के खाते में पैसे भी जा रहे हैं रेगुलर अभी भी। तो उस समय के किसान जो आपने देखा, किसान आंदोलन भी आपने किया, उस समय से अभी में क्या अंतर लग रहा है किसानों की? बहुत अंतर है। मेरे पिताजी 80 बीघा ज़मीन जोतते थे, बाद में आके तो 100 बीघा हुआ, जो हम तीनों भाई में बांटे थे 33 बीघा। तो मेरे पिताजी उतनी ज़मीन जोतते थे, लेकिन एक बार 60 बीघा ज़मीन जोतते थे और धान हुआ था 30 मन, बाढ़ में दह गया। तो उस समय बाढ़ से बर्बादी, सुखाड़ से बर्बादी। अब बाढ़ का नियंत्रण हो गया, सुखाड़ से के बचने से लिए पंपिंग सेट आया, पोखरा तालाब था, अब बोरिंग होने लगा, ट्यूबवेल होने लगा। अब 2 एकड़ और बिहार के अंदर 98% किसान है जो स्मॉल एंड मार्जिनल है। स्मॉल मार्जिनल माने 2 हेक्टेयर से कम जमीन जोतने वाले 98% किसान है। यहाँ बिहार में कोई कहता है जो बड़े किसान, तो मुझको लगता है कि इसके मुंह पर गोबर रख दे कि सरकार का आंकड़ा है कि 98% बिहार का किसान तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। 2% किसान है जिसको 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, वो भी वो किसान कि संयुक्त परिवार में है और संयुक्त खेती करता है, तो लगता है कि इसके पास में ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन संयुक्त परिवार है। तो इसीलिए उस समय बीज देसी बीज थे, खाद नहीं थी, पानी नहीं था। अब किसान के अंदर शिक्षा आई है तो उन्नत बीज,
उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती, वैज्ञानिक सिंचाई। पहले मजदूर धान काटता था, अब रीपर मशीन से धान कटता है। पहले बैल से दौनी करते थे, अब ट्रैक्टर से थ्रेसिंग करता है। तो किसान को ये जो रूपांतरण हुआ है ना, क्या बैल आपको खोजने से मिलेगा? घुमाइए समूचे इलाके में, कहीं बैल मिलेगा। इसलिए जो गाय बाछा देती है उस गाय को किसान भी नहीं जल्दी खरीदता है। और गाय का बाछा क्या करता है, वो जब वो बाछा बड़ा होता है, दूध छोड़ता है, तो रात में अपने घर से 4-5 किलोमीटर ले जाके छोड़ के भाग आता है कि इसको कौन खिलाएगा। गाय जब बूढ़ी हो जाती है, दूध नहीं देती है, तो रात में ले जाता है 5-7 किलोमीटर और उधर जाके छोड़ के भाग आता है कि भाई इसको कौन खिलाएगा। और कुछ नकली जो गौ पूजक हैं, वो कहते अपने माँ बाप को खिलाते हो तो गाय को क्यों नहीं खिलागे। उन बेवकूफ़ों को मालूम नहीं कि अपने माँ बाप को भी बुढ़ापा में लोग नहीं खिलाता है। गरीब तो खिला भी लेता है, लेकिन बड़े लोग तो अमेरिका इंग्लैंड चले जाते हैं, माँ बाप तरफ के मरता है। तो ये कुछ अतिवादी लोग हैं, वो धर्म के नाम पर अतिवाद फैला रहे, उसके कारण भी परेशानी में है किसान। तो अब तब के किसान, आज के किसान में आकाश ज़मीन का अंतर है। तब गांव के अंदर 80% लोग थे जो गंजी नहीं पहनते थे, 10 हाथ की धोती का ढट्ठा लेकर के ऐसे ओढ़ के चलते थे। आज किसान का, उसी किसान का बेटा जीन्स पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, ट्रैक्टर पर बैठ कर के खेती करता है, ट्रिपर पर बैठ के धान काटता है। तो तब का किसान कादों में लेटने वाला था, अब का किसान मैकेनाइज्ड फार्मिंग का और साइंटिफिक मैकेनाइज्ड फार्मिंग का असर पड़ा है। तो कम खेती, अधिक उत्पादन। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 35 करोड़ आबादी थी, 50 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन थी। तब हिंदुस्तान में लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। अमेरिका के PL 480 का गेहूं रिलीफ का खिलाते थे। आज हिंदुस्तान में 145 करोड़ आदमी है, 50 मिलियन हेक्टेयर से ज़मीन, 10 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन कट गया विकास में, रोड, सड़क, हवाई जहाज़ में जाने से। और जहां पहले अन्न का उत्पादन था 50 मिलियन टन, आज हो गया 200-250 मिलियन टन। पहले 35 करोड़ आदमी को हम नहीं खिला पाते थे, आज 145 करोड़ आदमी को खिला के सरप्लस गेहूं और चावल विदेश भेज रहे हैं। यही अंतर हुआ है। पहले लोग दूध सूंघ करके गुजारा करते थे, आज दूध खाने वाले की संख्या बढ़ी है। दूध का उत्पादन हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का दूध का उत्पादन है। इसी बिहार में सुधा डेयरी के मार्फत एक क्रांति है। सुधा डेयरी, उसके मार्फत लोगों को दूध, घी, मक्खन किसी भी समय उपलब्ध मिलता है। ये सड़क के किनारे जाइए तो कितने होटल और कैंटीन बने हैं। और जब इसी गौसा घाट पर हम चलते थे तो अपने गांव से चलते थे तो गौसा घाट पर कुछ दुकान मिले, या नहीं तो गौसा घाट से पूर्व निकलते तो वो 32 नंबर कुटी तक आपका कलेजा हिलता कि कोई जान बचेगा कि नहीं, साइकिल छिलेगा कि नहीं, इतना अंधेरा। यहीं पर डर से नहीं लोग जाते थे। बब्बर बन्नी था, जब बिरान में पेट्रोल पंप चालू किए, बब्बर बन्नी था, बिरान भूत खाना। आज देखिए नया शहर बसा हुआ है। तो नई गांव तक वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण गांव तक पक्की सड़कें बनी। मोदी के कारण हर घर तक बिजली का प्रकाश गया, नल जल से शुद्ध पीने का पानी का इंतजाम हो रहा है, गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है कि भूखा मत कोई रहो। तो ये सब जो सरकार के तरफ से हुआ है, उसका फ़ायदा जो समाज के सबसे नीचे वर्ग के जो लोग हैं, नीचे तबके के, उनको ज़्यादा इसका लाभ मिला है। उनके बच्चे के चेहरे पर लाली आई है, खुशहाली आई है। उनके बच्चे भी अब स्वाभिमान के साथ अच्छे वस्त्र पहन के बड़े लोगों के बच्चे के साथ बैठते हैं। तो देखिए हमारे साथ 4 बार के मधुबनी के सांसद रहे हुकुमदेव नारायण यादव। इनकी भाषा और शैली
लोकसभा में इस तरह रहती थी कि जितने सांसद थे वो इंडिकेट करते थे बिहार का एक ऐसा उस समय का नौजवान जो संसद में अपने क्षेत्र के गरीबों के, किसानों के, जो वंचित है, उन लोगों के, जो पिछड़े हैं, उन लोगों की आवाज़ दबंगता के साथ उठाते रहे हैं। इसके बाद आगे हम आपको दिखाएंगे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या है राय हुकुमदेव नारायण यादव जी का। इसके बाद